ट्रांसफर। तो जैसा कि आप लोगों ने कल हमारा लेसन 4 दे दिया होगा, ठीक, पढ़ाया था हमने मोनोनेत्र तथा दृष्टि दोष, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारा वैद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग इस वीडियो पर नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपके नोटिफिकेशन पर नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक। शुरू करते हैं इस सेशन को। बोल रहा है कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक। बोल रहा है कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत आवेश की सिंपल सी परिभाषा बतानी है आप लोगों को कि जब किसी चालक पर आई एम्पियर की धारा, जब किसी चालक पर आई एम्पियर की धारा या धारा आई प्रवाहित होती है तो उसमें जो समय लगता है उन दोनों का गुणनफल वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक। एक बार फिर से समझ लें कि जब किसी चालक पर धारा आई प्रवाहित की जाती है या फिर कि जब किसी चालक पर वैद्युत धारा आई और उस धारा के बहने में लगे समय t के गुणनफल को ही वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। फार्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर I into T होता है, ठीक। जिससे परिभाषा बताई हमने कि जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह में लगने वाले समय का गुणनफल, धारा और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत आवेश। Q बराबर IT, ठीक। मात्रक होता है इसका कूलाम। मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। मात्रक होता है कूलाम। अब देखो एक मात्रक और बन जाएगा, देखो एक और अगर मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो एक मात्रक और क्या बनता है, एम्पियर सेकंड बन जाता है, ठीक। तो वैद्युत आवेश आपसे कोई भी पूछे तो सिंपल बताना है Q बराबर IT होता है जब किसी चालक पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या फिर जब किसी चालक पर बहने वाली धारा I तथा उस धारा के बहने में लगे समय t के गुणनफल को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल बताना है आप लोगों को। और मात्रक कूलाम और मात्रक एम्पियर सेकंड, ठीक। अब वैद्युत आवेश देखो दो प्रकार के होते हैं आपके, वैद्युत आवेश दो प्रकार के, एक ऋण एक धन एक ऋण होता है, ठीक। ऋण आवेशित धन आवेशित दो होते हैं, मतलब धनावेश ऋण आवेश। अब पूछ लेंगे जब चालक ऋणावेश कैसे होता है और धनावेश कैसे होता है, ठीक। तो सिंपल आप लोगों को बता दें कि धनावेश जब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की जिस चालक क्षण पर कमी होगी, जब किसी चालक क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाएगी तो वहां पर वो चालक क्षण कैसी होगी, धनावेशित होगी। अब जब चालक क्षण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाएगी, जब किसी चालक क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाएगी तो वो चालक क्षण कैसी होगी, ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस पाया जाता है वो ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा पाया जाता है, ऋण आवेश, ये वाला ऋण आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होता, वो उदासीन होता है, ठीक। तो आप लोग समझ लेना, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर उदासीन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक। कितना, -1, ठीक, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। अब प्रोटॉन का आवेश बात करें, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश होगा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक।
आवेश के अंतर्गत जितनी भी चीज आ रही है हम लोगों को बता दी गई है। ठीक, हाई स्कूल के सिलेबस के आधार पर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, फिर आगे चालक क्या होते हैं। अब चालक की बात आई तो चालक देखो क्या होता है, जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। चालक वे होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो जाए। अब चालक में आते क्या, सभी धातुएं आपकी आगे, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब चालक के अंतर्गत आती हैं, जिनमें क्या आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए, वही क्या कहलाते हैं, चालक। ठीक, फिर तीसरा है आपका अचालक। अचालक क्या होते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से ना हो, जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से ना हो, वही क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर्स। ठीक, क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। फिर अब अचालक में क्या आ जाएगा ये भी समझ ले। तो अचालक में आएगा आपका लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ठीक, रबड़। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें ऊपर नहीं जा पाते। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं, जिसी कारण पर हमारा आवेश का प्रवाह इसमें नहीं हो पाता सुगमता पूर्वक, इसीलिए ये अचालक कहलाते हैं। फिर आ गया अर्धचालक। तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। तो अर्धचालक क्या होते हैं, कुछ अचालक ऐसे होते हैं, कुछ अचालक समान अवस्था में तो चालक होंगे, मगर उनमें कुछ अपद्रव मिला देने से वे चालक बन जाते हैं। ठीक, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, अर्धचालक। ठीक, मतलब क्या कि कुछ अचालक ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ अपद्रव मिला देने से वो क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसा होता है जो अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, फिर आता है आपका वैद्युत विभव। क्या आता है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव देखो क्या हो गया। ठीक, वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत विभव में होता क्या है कि एकांक धन आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने तक किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर फार्मूला होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q। W क्या हो गया, कार्य। तो देखो इसका मात्रक अगर निकाले तो इसका क्या होगा, कार्य का क्या होता है, जूल, और इसका कूलम आवेश का। ठीक, जूल प्रति कूलम बन जाएगा। फिर दूसरा अगर मात्रक अथवा मेन मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलम होता है। ठीक, फिर आ गया वैद्युत विभवांतर। ये छठवां क्वेश्चन है, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि दो विभव के बीच का अंतर ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब मान लिया दो विभव दे दे, एक V2 एक V1, तो दोनों विभव के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, मगर क्या उनमें दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। मान लिया दो विभव दे दिए, अब तो पूछ ले कि दो विभव है, विभवांतर बताओ। तो दो विभव विभवांतर ज्ञात करने के लिए V2 V1 लगा देंगे बराबर V बराबर क्या होगा, V2 V1। मात्रक इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक, मात्रक इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा। अब आगे वैद्युत धारा। ठीक, तो वैद्युत धारा क्या होगी, अब आप लोगों को बताया था Q बराबर IT, अभी बताया था वैद्युत आवेश में। इसी से बन जाएगा देखो I बराबर Q/T। I बराबर Q/T बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वैद्युत धारा का फार्मूला। अब इसका वैद्युत धारा का मात्रक अगर ज्ञात करें तो कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा कि नहीं, इसी से कूलम इसका वैद्युत आवेश का और समय का सेकंड कूलम प्रति सेकंड, यह होता है एम्पियर।
क्या होता है? एम्पियर। ठीक, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? जब किसी चालक पर एक कूलम आवेश प्रवाह करने पर क्या जो समय का अनुपात क्या धारा के बराबर होगा। समय का अनुपात कैसे? धारा के बराबर होगा, मतलब आवेश अनुपाते समय क्या के बराबर होगा? धारा के। ठीक, तो वैद्युत धारा I बराबर होगा Q upon T, मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। मेन मात्रक एम्पियर ही होता है, अधिकतर एम्पियर का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आ रहा है वैद्युत प्रतिरोध। क्या आ गया? 8वां नंबर वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने को ही प्रतिरोध कहते हैं। या फिर फार्मूले से समझ ले, R बराबर होता है V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I फार्मूला, मात्रक ओम, मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। R बराबर V अपॉन I से एक परिभाषा और बनती है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर विस्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर विस्थापित किया जाता है तो धारा बहने लगती है। अब विभवांतर विस्थापित होगा तो क्या होगी? धारा बहने लगेगी। तो धारा बहने लगेगी तो विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? विभवांतर और धारा का अनुपात ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, R बराबर होता है V अपॉन I, मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। फिर बात करते हैं ओम के नियम का। किसका? ओम के नियम का। ओम के नियम क्या होता है? ठीक, ओम का नियम आपका होता है V अपॉन I इक्वल टू R। V अपॉन I इक्वल टू R होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि जब किसी, ठीक, जब किसी चालक पर, ठीक, या यदि किसी चालक पर क्या आवेश प्रवाह किया जाता है, जब किसी चालक पर आवेश प्रवाह किया जाता है, जैसे तमाम तत्व आ जाते हैं प्रवाह करने पर, ताप, द्रव्यमान आदि, तो उसमें जो प्रवाह, तो जो वैद्युत विभवांतर होता है, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात एक नियत होता है। जैसे वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। क्या? नियतांक होता है। ठीक, नियतांक होता है जिससे V अपॉन I इक्वल टू हो जाता है क्या? R। नियतांक हटा के R लगाते थे, R क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारा। तो V अपॉन I बराबर क्या बन जाता है? R। यही क्या कहलाता है? ओम का नियम। ओम का नियम कहलाता है। ठीक, जिससे से बन जाता है V बराबर RI। ठीक, जिससे क्या बन जाएगा? V बराबर RI, फिर R बराबर V अपॉन I बराबर क्या बन जाएगा? V अपॉन R। मतलब एक ही फार्मूले से 1 2 3 4 फार्मूले बन जाते हैं। मतलब V अपॉन I इक्वल टू R से R बराबर V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I बराबर V अपॉन R। ठीक, तो ओम का नियम भी आप लोग। फिर प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें, इसकी प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन देखो 2 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है समझ ले आप लोगों को। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बहुत कंफ्यूजन होती है। चित्र वाले अगर सवाल आना दे तो आप लोग जोड़ नहीं पाते, तो उसको समझ ले कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, देखो प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध जिस प्रकार जुड़े होते हैं उस प्रकार आप लोगों को समझा देते हैं कि किस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब ये देखो, ये A हो गया, ये
बी। अब पूछ ले इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो अब इनका संयोजन देखो किस प्रकार होता है कि जो पहला प्रतिरोध हमारी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक, श्रेणी क्रम में होता क्या है कि जो पहला प्रतिरोध है, अब श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब चित्र वाले सवाल आ जाते हैं तो उनमें आप पहचानने पाते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ेगा कि समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो उसी को समझो। देखो जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस संयोजन में ये होता है कि जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार इनका संयोजन रहता है। अगर इस प्रकार चित्र में आपको जुड़े दिखे प्रतिरोध तो आप कौन सा क्रम जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। फिर दूसरा होता है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में होता क्या है फार्मूला, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश अगर भी है, इसमें भी ऐसे ही प्लस डैश कर सकते हैं आप लोग। मतलब अगर 4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 1/r4 कर सकते हैं, इसमें भी 4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो r4 कर सकते हैं। ठीक, 5 जुड़े हैं तो 5r5 कर सकते हैं। ठीक, इसलिए डैश प्लस करके डैश कर दिया जाता है। अब ये फार्मूला होता है। अब समांतर क्रम में देखो कैसे जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है, एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। ये हो गया R1, ये R2, ये हो गया R3। अब देखो ये A हो गया, ये B। अब इसमें क्या एक ही बिंदु से जुड़े हैं ना सभी, इससे ये भी गया है R1, इसी से R2 गया है, इसी से R3। तो समांतर क्रम में क्या होता है समझ ले कि जब प्रतिरोध एक ही बिंदु से निकले दिखाई दे, एक बिंदु से जुड़े दिखाई दे, इधर से निकले इधर को गए, इधर से ये भी निकला इधर को गया, इधर से ये भी निकला, मतलब एक ही बिंदु से आपस में जुड़े हैं, तो उस क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। चित्र में अगर ऐसा बने दिखाई दिए, मतलब इस प्रकार का संयोजन है, तो उस पे कौन सा लगाएंगे, समांतर क्रम वाला फार्मूला। ठीक, तो आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आगे इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहे और नए से नए वीडियो, लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।